सो वेलकम टू द अन अकेडमी। शर्मा जी कैसे हो? सर बढ़िया, खुश हूँ बहुत ज्यादा। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू सर। फॉर के आए हो बढ़िया कैट में। तो जैसे एज ए एजुकेटर पूरे साल हम लोग बड़ा प्लान करते हैं, बच्चों को बताते रहते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। बट है ना कहीं एज ए लर्नर तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज कि जर्नी स्टार्ट कब कर देनी चाहिए, ठीक है, उसका थोड़ा सा डिस्कशन करके मुझे बता दो कि तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से कब स्टार्ट करनी चाहिए, क्या वे होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट मैं तुम्हें थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में कि तुमने क्या किया पूरे साल, कैसा तुम्हारा प्लस कैसा माइनस रहा, वो बताने के लिए पूछूंगा। तो आप थोड़ा सा बता दो। सर ऐसे तो जैसे मेरे एक फ्रेंड भी करना चाहता है, उसको मैंने रेकमेंड यही किया था कि स्टार्ट अर्ली एज पॉसिबल, कि जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ही बेटर रहता है, क्योंकि कंपाउंडिंग तो इफेक्ट लॉन्ग टर्म में ही देगी। और अगर शुरुआत में भी आराम आराम से कि 1 घंटा दो, 2 घंटा दो, शुरुआत में तो वैसे करके हो जाता है। अगर आप जैसे एट प्रेजेंट भी शुरू करते हैं तो एट न स्पैन ऑफ लॉन्ग 1 साल में तो आराम से आप बहुत, कि कोई अगर एवरेज है वो आराम से जीनियस बन सकता है। इट इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। कि अगर मेरा भी एग्जांपल है, मैंने भी अगस्त में शुरू किया था, पर ये नहीं था कि वो भी थे कि कंपाउंड, कि स्मॉल स्टेप्स लेने की, कोई ऐसे जंप हार्ड नहीं करना कि आज ही कर लेना कि एम की शुरुआत से कि 99 एम करना है। ओके कि शुरुआत में आराम आराम से स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, क्योंकि बीच में तो प्रॉब्लम्स तो सबके ही आएंगी। कभी परसेंटाइल भी मार्क्स में डिप होती है, कभी कोई फैमिली प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कोई दूसरा इशू आता है, ट्रैवलिंग इशू आ जाता है। पर बस एक टाइप से डेडिकेशन रखनी और एक कुछ वो रखनी की वैल्यूज की, ये 3 चीजें मैंने दिन की करनी ही करनी है। ये अगर पढ़ने की है, जैसे किसी ने कोई एयन का ऐसे पढ़ना है कि मैंने इतने क्वेश्चंस लगाने ही लगाने की, कोई लेक्चर अटेंड करना ही करना है, कि जैसे अन अकेडमी में आके तो मैं हर दिन देखता था कि वहां के लीडर बोर्ड पे आ जाता था कि इस स्टूडेंट ने इतने मिनट आज पढ़ाई की, तो भी एक मोटिवेशन होती थी कि मेरे से कोई ज्यादा पढ़ रहा है, तो मेरे को एक टाइप उसे बीट तो नहीं करना, पर एक टाइप से उतनी तो डेडिकेशन दिखा सकूं मैं भी पढ़ाई की ओर। जैसे जर्नी में मूव करते हैं अपन, तो कुछ टाइम के बाद एक जैसे स्टार्टिंग में एक एक्साइटमेंट रहती है, बहुत एक्साइटेड है, अपन कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट मिड जर्नी में आके कहीं ना कहीं वी गाइस रियलाइज कि यार कुछ डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं या फिर बीच में ब्रेक ले लेते हैं। तो आपकी जर्नी में ऐसा कुछ हुआ या फिर ऐसा कुछ जो आपको एक मोमेंट पे लगा कि ये मैं चेंज करूंगा तभी मैं कैट क्रैक करूंगा, ऐसा कुछ? ये तो जैसे बीच में मैं जब मॉक्स तो काफी लिख ही रहा था कि ये बहुत सारे उनसे मॉक टेस्ट, और एक टाइम पे बस सीधे ड्रॉप आने शुरू हो गए थे कि जैसे मैं 70 to 75 मार्क्स ले आता था यूजुअली, वो डिप होने लगे 50s, फिर 40s, फिर 30s। वो एक अनएक्सपेक्टेड था कि क्यों आ रहे मेरे 30s में, कि मेरी कैपेबिलिटीज से ज्यादा क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसमें एक इशू हो रहा था कि मेरे DILR का एक भी अटेम्प्ट नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है अटेम्प्ट। तो फिर बस वो था कि फिर मैंने भी अपने कुछ सीनियर से बात की, अपने कजन से बात की कि वो भी मेरे से बड़े ही हैं, तो कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो सबका यही था कि आराम से थोड़ा रेस्ट ले, कि आपको स्टेप बैक लेना आना चाहिए, कि एक टाइम पे कि हर एक प्रॉब्लम होती नहीं कि सॉल्व करनी ही है, कभी कभी आराम से पीछे बैठ के रिलैक्स भी करो, कि एक बार सोच तो लो कर क्या रहे हो। ये नहीं सिर्फ करते ही रहना, पर आपकी हर दिन मैं कोशिश करता था हर वीक एट नाइट कानों में ईयरबड्स लगा के एक टाइम घूमने चले जाना, जिससे एक टाइप से खुद से क्वेश्चंस पूछने की क्या कर रहा हूं मैं, ये प्रोडक्टिव हो रहा है या नहीं, ये जो मैंने आज पढ़ा कि अब अगले वीक की मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहनी है, कि किन माइन्यूट डिटेल्स पे काम करना है। और मैं दूसरा एक वो कि मैंने एक उठाया था कि DILR में जैसे कांस्टेंट रीजनिंग चाहिए, दिमाग को थोड़ा स्पीड अप करना है, तो मैंने चेस खेलनी शुरू की थी, कि लाइक चेस में भी एक स्ट्रेटेजीज आने लग जाती है, आपको पता होना चाहिए। और एक टाइम होता है जब आपके सामने बहुत ही टफ ओपोनेंट हो तो आपको रिजाइन करना भी आना चाहिए, कि लाइक यू नीड टू गिव अप समटाइम्स। लाइक 3 पॉइंट पे तुमने बेसिकली बात की है। एक तो आसपास तुम्हारा एनवायरनमेंट है कि कैसे लोगों से तुम कनेक्टेड हो, वो तुम्हें पता होना चाहिए। दूसरा ये कि माइंड को इस तरीके से ग्रो करो कि वो स्ट्राइक करे, प्रॉब्लम दिखे तो वो स्ट्राइक करे। फिर उसके साथ तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा, बेसिकली स्ट्राइक करने के साथ साथ ये ईगो नहीं लेना कि हर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये पावर बहुत जरूरी है कि डिसीजन मेकिंग पावर, कि मुझे स्किप करना आना चाहिए, राइट ना? तो वो ये दैट्स द ग्रेट पॉइंट। जनरली बच्चे ये नहीं समझते, वो सोचते हैं कि जो सामने प्रॉब्लम है वो सॉल्व ही करनी है। मोस्ट ऑफ टाइम आई थिंक होता है कि ऐसा स्किप हो जाए, तो कि वो प्राइड पे आ जाती है, बट कैसे नहीं होगी मुझसे प्रॉब्लम सॉल्व।
तो फिर मैं भी शुरुआत में तो मैं भी कभी कभार एक क्वांट के क्वेश्चन में 5 मिनट लग रहे हैं, 10 मिनट लग रहे हैं मॉक के टाइम की। फिर मतलब ये मैं जीत नहीं रहा हूँ, मैं एक हार रहा हूँ। कि कभी कभार वॉर जीतने के लिए लड़ाइयाँ हारनी पड़ती है। तो वो एक स्टेप जो बैक लेते हैं वो एक अंडरस्टैंडिंग स्टेप है, ना कि ये कि अपनी स्ट्रेंथ को मतलब तुम में फेलियर जैसा फीलिंग आना या फिर लो फील करना, जो गलत है। मतलब मैंने क्या है, एज एजुकेटर मैंने कैट एस्पिरेंट का देखा है कि जब लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ता है ना, LOD 3 तक हम जाते हैं, तो बच्चे सोचते हैं यार बनेंगे कैसे सर, आप तो सोच पा रहे हो, हम कैसे सोचेंगे। तो मेरे को बेसिकली लगता है कि यार वो मोमेंट आपको सिर्फ वहां तक स्ट्राइक करने के लिए कि आपको सामने आएगी ऐसी प्रॉब्लम तो आप स्किप कर दो, स्किप ना करो तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये कितना टाइम टेकिंग है। तो एक चीज जो है ना मेरे मन में है स्पेशली कि क्वांट के अंदर देयर इज 22 क्वेश्चंस, राइट? जब स्टार्ट करते हैं पेपर में तो जो स्टार्टिंग के 10 मिनट है वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? सर मेरे साथ तो यूजुअली ऐसा होता था कि जब मैं मॉक दे रहा हूँ तो शुरुआत के 10 मिनट्स तो मैं 5 क्वेश्चन नहीं कर पाता क्योंकि एग्जॉस्ट ही इतना ज्यादा हो जाता है। VAR से अलर्ट है, तो शुरुआत के मतलब 15 मिनट्स तो मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम रहती है कि उस टाइम तो क्वेश्चन बनना ही टफ है, जब तो मोमेंटम नहीं आ जाता है। तो मैं उस टाइम तो वो क्वेश्चन ढूंढता हूँ जो मेरे से आसानी से हो पाए, एक टाइप से मोमेंटम आ पाए। मेरे एग्जाम में भी यही हुआ था कि शुरुआती 15 मिनट्स मैंने किए होंगे अराउंड 2-3 क्वेश्चंस, पर जब एक टाइम मोमेंटम पकड़ लिया तो मैं एट देन 15 क्वेश्चंस तक पहुंच पाया था। ओके, बेसिकली एक और जैसे LRDA में क्या हुआ इस साल सडन चेंज हो गया, बड़ा चेंज तो नहीं है, बच्चों ने पहले या टीचर्स ने पहले बता दिया था कि 22 क्वेश्चंस हो गए थे, एंड बेसिकली इस बार उन्होंने DI पे भी फोकस ज्यादा किया कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो वो पैनिक नहीं हुआ आपके? उसको कैसे आपने हैंडल किया? सर सबसे पहले पहले तो मैं तो स्लॉट 3 था, तो जब फर्स्ट और सेकंड का सबके रिव्यूज आ गए थे कि बहुत आसान होने वाला है, तो मेरे तो मन में ये ज्यादा आ रहा था क्योंकि पहले तो मैं 2023 के हिसाब से लेके चलता कि 76 मार्क्स मतलब 80 to 90 मार्क्स ले आने कि उससे एक टाइप से एक अच्छी प्रेजेंटेबल परसेंटाइल बन जाएगी कि हाँ कि लाइक इट इज डन। तो फिर पहला इश्यू तो वो था कि आपने अटेम्प्ट कितने करने, वो प्रेशर था एक। और मोस्ट प्रेशर DILR में तो वो था कि कौन सा मैं गलत सेट ना पिकअप कर लूं, राइट। और मैं तो बोलूंगा मेरे साथ तो लक था उस दिन कि मैंने एक क्वेश्चन था जो मेरे को याद आ रहा है कि कौन सा एक था जो LRDA में को याद नहीं आ रहा, और वो आखिरी 10 मिनट्स में मेरे से पूरा बन गया। हाँ, तो कहीं ना कहीं मतलब वो दिन मैटर करता है कि ये लाइन मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए रखता हूँ जो बहुत अच्छे प्रिपेयर किया, हो सकता है उस दिन पेपर अच्छा नहीं गया तो बेसिकली वो लोग जेट पे भी फोकस रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। सम टाइम होता है पेपर सेट ना हो, जैसे लाइक आपका 10 मिनट बड़ा क्रूशियल था, आपने पूरा सेट बना दिया, किसी से वो नहीं बनता तो वो सेक्शनल प्रॉब्लम होती। तो आई थिंक दोनों पड़ाव होते हैं कैट में, राइट? अब ना मैं एक सिचुएशन देता हूं आपको, लाइक 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट है जो 10th 12th तक मैथ्स में ठीक था, जिसके बाद 11th 12th में भी मैथ्स है, एक तो वो बच्चा हो गया आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। एक वो हो गया कि जिसको मैथ्स बिल्कुल जीरो है, ठीक है। और थर्ड स्टूडेंट वो हो गया जो है ना काफी टाइम से जॉब कर रहा है, वर्किंग है। तो आपको क्या लगता है कि क्या आइडियल टाइम रहता है उन लोगों को स्टार्ट करने का आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? आपने पूरा सिलेबस देखा है, पेपर को एक अच्छे लेवल पे क्रैक किया है, तो आपको क्या लगता है? सर जैसे ये कुछ ज्यादा मैथ फ्रेंडली है पेपर, तो जो अगर जिसका मैथ अच्छा है वो तो अगर जून जुलाई या अगर मार्च में भी शुरू करता है ना तो उसके वो बेनिफिट है। जो नॉन मैथ उसको ज्यादा सिलेबस कवर करना है, तो अंडरस्टैंडिंग उसको सेम क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा और उसको कॉन्सेप्ट्स को समझने में ज्यादा क्वेश्चंस लगेंगे, तो उनको तो कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लगेगा। पर वो VARC में फ्रेंडली होते तो उन्हें जो मैथ से फ्रेंडली है उनसे ज्यादा कम टाइम लगेगा उसमें। और जैसे मैंने जॉब वाला, जिस मेरा एक फ्रेंड भी है वो भी जॉब के बाद ही दे रहा है अगले साल, तो उसका भी है कि जॉब के साथ 3 आर निकालेंगे और उस पे एम करेंगे कि जॉब के साथ भी प्रायोरिटी देनी जरूरत है। अगर प्रायोरिटी नहीं कर पा रहे, कि आपकी गोल होना चाहिए कि कैट क्लियर करना है, कि जॉब प्रायोरिटी है या कैट प्रायोरिटी है, कि ये रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज योर प्रायोरिटी। ओके, गॉट इट। अब है ना सबसे लास्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा कॉन्वर्सेशन रहा आपके साथ, कि है ना जैसे मॉक अपन देते हैं एज ए लर्नर, अगर तुम मॉक देते हो तो मॉक में फ्लैक्चुएशन बहुत होता है, कभी स्कोर काफी अच्छा आ जाता है, कभी बुरा आ जाता है, कभी ऐसे एवरेज चल रहा होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक स्टूडेंट जब मॉक कब दे, एक तो वो टाइम होना चाहिए कि कितना % सिलेबस हो कि मॉक देना स्टार्ट करना है, प्लस मेरे को वो बताओ कि मॉक देने के बाद आप क्या करते थे, मॉक को एनालाइज कैसे करते थे, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते थे नेक्स्ट वाले में जाने से पहले, ये 1-2 पॉइंट क्लियर कर दो। सर मेरा मानना तो कि आप
कितना भी सिलेबस हो, कि आप 0% पे ही हो, तब भी मैंने भी सबसे पहले में फर्स्ट डे जब मैंने पढ़ना शुरू किया था, मैंने 2023 का स्लॉट 1 ही सॉल्व किया था कि आप एक बार देख तो लो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। अगर आप एब्सेंट माइंडेड जा रहे हो, कि आपको एक तरफ से अंदाजा लग जाएगा कि आपको कितना इंप्रूव करने को है, कहाँ पे आपकी कमी है, उस टाइम पता लगती रहेगी। तो मैं था कि वीकली एक तो देना है, कि मंडे को दो, आराम से दो, और आप उसके उसके बाद पूरा दिन उसको आराम से बैठ जाओ, उसको देख के कि कहाँ गलतियां हो रही है, कि कौन से टॉपिक्स रह रहे हैं। और मेरे को तो हमारी जैसे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन तो जो मेंटर थे, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि एक एक्सेल शीट बनानी है जिसमें आप अपने मार्क्स लिखोगे कि कौन से सही है और जो गलत हो रहे हैं, और जो आप छोड़ रहे हो, तो उनके आप एक नोट लिखो, आपने क्यों छोड़ा और ये वाला क्वेश्चन आपका क्यों गलत हो। तो ये बहुत हेल्पफुल था वो वाला। ओके, परफेक्ट। सो बेसिकली अभी आई थिंक जैक भी लिख रहे हो आप, राइट? हाँ, तो दैट्स ग्रेट, उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। तो काफी अच्छा किया है, Thanks. लिटरली आपने, Thank you, आपका sir. फर्स्ट अटेम्प्ट था, राइट? यस सर। हाँ, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इट्स अ ग्रेट। सीरियसली अब थोड़ा सा फोकस करना अपने ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू पे, एंड सीरियसली ये बहुत ही शानदार वाला कॉन्वर्सेशन है। होप्स हो कि ये कैट 25 के बच्चों के लिए हेल्पफुल रहे, है ना? थैंक यू सर। An Academy. Let's crack it.